यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। औषधीय तरल उसके पेट के अंदर चला गया और आदर्श ने अपने विचारों के साथ औषधीय ऊर्जा को जल्दी से अपने पूरे शरीर में फैला दिया, जिससे ये उसकी हड्डियों में रिसने लगा। सामान्य योद्धा औषधीय ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अमृत क्षेत्र के अंदर जमा होने देते हैं और उसके बाद ही वे इसे अपने पूरे शरीर में फैला सकते हैं। हालांकि मूल रूप में कोई जीवन जड़ नहीं थी, इसलिए उसका अमृत क्षेत्र पूरी तरह से खाली था और ऊर्जा जमा करने का कोई तरीका नहीं था। वो केवल औषधीय ऊर्जा को हर हिस्से में फैलने दे सकता था। हालांकि औषधीय तरल केवल साधारण औषधीय जड़ी बूटियों से बना था, लेकिन इसने आदर्श के जोड़ों और अंगों से गुजरने के बाद चमत्कारी औषधीय प्रभाव दिखाए। उसके पूरे शरीर में औषधीय ऊर्जा फैलने पर अनगिनत छिद्र खुल गए। ऐसा लग रहा था जैसे हर एक कोशिका एक गहरी खाई की तरह थी, क्योंकि वे सभी पागल गति से आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। धमाका! आदर्श के शरीर के भीतर से एक दबी हुई आवाज आई। उसकी अवरुद्ध धमनियों को जबरन खोला गया और आदर्श ने दबी हुई करह के अलावा कुछ नहीं किया। जब अन्य लोग साधना करते थे तो वे अमृत क्षेत्र से ऊर्जा का उपयोग करके धीरे धीरे अपने ऊर्जा बिंदुओं को एक एक करके खोलते थे, जिससे उन्हें कोई दर्द नहीं होता था। हालांकि आदर्श ऐसा नहीं कर सकता था। वो केवल बाहरी ऊर्जा उधार ले सकता था। ये ऊर्जा एक क्रोधित सुनामी की तरह थी। इसका हिंसक और क्रूर स्वभाव ऐसा था जिसे कोई भी झेल नहीं सकता था। ये दर्द, मैं इस दर्द को हमेशा याद रखूंगा। आदर्श ने अपने दांत पीस लिए। अगर कोई उसका प्राण मूल नहीं चुराता तो वो इतनी दर्दनाक विधि का उपयोग क्यों करता? बैंग बैंग बैंग! उसके शरीर से लगातार विस्फोट की आवाज आ रही थी, क्योंकि उसकी धमनियां एक एक करके खुल रही थी। हर बार जब कोई धमनी खुलती थी तो उसके शरीर में असहनीय दर्द होता था। जब आखिरकार उसकी सभी नसें खुल गई तो आदर्श बेहोशी और अर्ध मृत्यु की स्थिति में चला गया। वो लगभग 2 घंटे तक ऐसे ही रहा। फिर उसने अपनी आंखें खोली और होश में आया। अब जब दर्द खत्म हो गया था, आदर्श को लगा कि उसके पैर की उंगलियों से लेकर सिर तक के छिद्र खुल गए हैं। हर सांस के साथ वो आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। बहुत बढ़िया, अब मैं भी योद्धा बन सकता हूं, क्योंकि मेरे ऊर्जा बिंदु खुल गए हैं। आदर्श को लगा कि उसके शरीर में बदलाव आ रहा है। अपनी नाड़ियों को खोलकर वो आखिरकार अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए अपने ऊर्जा बिंदुओं के माध्यम से दुनिया से ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। सच तो यह था कि भले ही उसकी नसें अभी अभी खुली थी, लेकिन उस एक बदलाव ने उसके शरीर को ताकत से भर दिया। उसने मुक्का मारा और हवा की सीटी की आवाज सुनकर आदर्श मुस्कुराया। उसने वो दर्द यूं ही नहीं सहा था। साधारण साधकों को पहले तथाकथित आरंभ मंडल में प्रवेश करना पड़ता था, फिर वे योद्धा बनना शुरू करते थे। केवल जब वे प्राकृतिक ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम होते तो वे कुंडलिनी मंडल में प्रवेश कर सकते थे। हालांकि आदर्श ने एक अलग रास्ता अपनाया। औषधीय ऊर्जा का उपयोग करके खुद को प्राकृतिक ऊर्जा से जबरन जोड़कर वो अपनी नाड़ियों को पूरी तरह से खोलने में सक्षम हो गया, जो एक ही कदम से कुंडलिनी मंडल में कदम रखने के बराबर था। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि वो वास्तव में कुंडलिनी क्षेत्र में पहुंच गया था। हालांकि उसका शरीर उस स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन कुंडलिनी क्षेत्र को अमृत क्षेत्र के अंदर तीव्र ऊर्जा चक्र बनाना था। अमृत क्षेत्र के बिना वो कुंडलिनी क्षेत्र में नहीं पहुंचा था। योद्धा, यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। द्वारा प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद प्राकृतिक ऊर्जा शरीर के अंदर गहरी ऊर्जा में बदल गई। हालांकि मैंने अपने चैनलों को खोलने के लिए मजबूर किया है,
फिर भी मेरा बेकार अमृत क्षेत्र में गहन ऊर्जा को संघनित नहीं कर सकता है। जब मैं दूसरों से लड़ता हूं तो मैं इसे लंबे समय तक संग्रहित नहीं कर सकता। ये अभी भी पर्याप्त नहीं है। आदर्श ने वैद्य भगवान की अपनी नई यादों को खोजना शुरू किया। उनकी लगभग सभी नई यादें वैद्य प्रणाली के बारे में थी, लेकिन अंत में उन्हें एकमात्र स्मृति मिली जो योद्धा बनने से संबंधित थी, 9 दिव्य चिन्ह महादेव तकनीक। आदर्श को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि 9 दिव्य चिन्ह महादेव तकनीक विशेष रूप से उनके जैसे लोगों के लिए डिजाइन की गई थी। ये एक रहस्यमय तकनीक थी जो व्यक्ति की क्षमताओं को और भी अधिक बढ़ाती थी। इससे अमृत क्षेत्र की नहीं बल्कि 9 चिन्हों की खेती होती थी। वे 9 दिव्य चिन्ह शरीर के अंदर थे। एक बार जब वे सभी बन गए तो वे 9 अमृत क्षेत्रों के बराबर होंगे। जब उसने अपनी यादों में यह देखा तो वो लगभग खुशी से उछल पड़ा, लेकिन फिर उसने तकनीक को और समझा और उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बर्फ के पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो। 9 दिव्य चिन्हों की महान शारीरिक तकनीक को विकसित करने के लिए बहुत सारी औषधीय दिव्य चिन्ह गोलियों की आवश्यकता थी। पहला चिन्ह वायुराज दिव्य निशान बनाने के लिए उसे अनंत मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि वह केवल हवा से ऊर्जा को अवशोषित करने पर निर्भर रहना चाहता था तो इसे बनाने के लिए 100 साल भी पर्याप्त नहीं होंगे। पहला चिन्ह बनाने के लिए उसे बड़ी मात्रा में एयर किंग मार्क गोली की आवश्यकता होगी। इतनी बड़ी मात्रा में एयर किंग मार्क पिल के बिना वो इसकी खेती नहीं कर पाएगा। उसका सूर्यवंशी परिवार दरिद्र हो गया था और उसके पास बड़ी मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे पहले कुछ पैसे कमाने का तरीका सोचना चाहिए, आदर्श ने खुद से कहा। कपड़े बदलने के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल गया। अब तक दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उसके विशाल घर में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे, जिससे ये बहुत नीरस जगह लग रही थी। आदर्श के पिता सीमा दमन नवाब थे। वो वर्तमान में बर्बर सीमा पर चले गए थे। पिछले कुछ वर्षों में आदर्श और उसकी मां को विजयनगर की राजधानी में हर किसी की ओर से बहुत तिरस्कार भरी नजरों का सामना करना पड़ा था। हालांकि उन्हें नाम के अनुसार एक नवाबी परिवार का दर्जा दिया गया था, लेकिन वे पहले से बहुत गरीब हो गए थे। उनके निवास में केवल 10 या इतने ही नौकरानियां थी जो उनके लिए कुछ अंशकालिक काम करती थी, क्योंकि वे अधिक लोगों को काम पर रखने में सक्षम नहीं थे। यह कहा जा सकता है कि सभी नवाबी परिवारों में उनका परिवार सबसे खराब जीवन जीने वाला परिवार था और आदर्श खुद सबसे गरीब थे। हिरण्यमय साम्राज्य उस समय योद्धा युग के स्वर्ण युग में था। यहां हर कोई योद्धा बनने के लिए अभ्यास करता था, लेकिन जैसा कि यह निकला, आदर्श के अपंग शरीर का मतलब था कि वो योद्धा बनने के लिए अभ्यास नहीं कर सकता था, जिससे वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसका हर कोई मजाक उड़ाता था। आदर्श के विपरीत उसके पिता आशुतोष एक सूर्यवंशी थे। वो अपनी पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे और उनके साथ बर्बर सीमा की रक्षा करते हुए जब बर्बर जनजातियों ने भयंकर हमला किया, तब भी उन्होंने हिरण्यमय साम्राज्य के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। आशुतोष सूर्यवंशी इस पीढ़ी के हिरण्यमय साम्राज्य के सैन्य देवता थे, जबकि आदर्श एक ऐसा बेकार व्यक्ति था जो ऊर्जा को महसूस भी नहीं कर सकता था। लोग खुद को यह सोचने से नहीं रोक पाए कि एक शक्तिशाली पिता का एक कमजोर बेटा कैसे हो सकता है। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आदर्श ने इसकी परवाह नहीं की। हालांकि उस दिन नांगर परिवार के ललितेश नांगर ने आदर्श का मजाक उड़ाया और कहा कि वो अपने पिता का बेटा नहीं है। आदर्श का गुस्सा तुरंत उसके सिर पर चढ़ गया। ललितेश ने उसके सामने उसकी मां को बेवफा कहकर खुलेआम अपमानित किया था। आदर्श के क्रोध ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने ललितेश को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी कुंडलिनी मंडल के 7वें चरण में एक मजबूत योद्धा था, जबकि वो सिर्फ एक साधारण युवक था जो शुरुआती मंडल तक भी नहीं पहुंचा था।
वो ऐसा करके खुद को और अधिक अपमानित करना चाहता था। परिणाम स्वरूप बाद वाले ने उसे इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया और लगभग मर गया। उसे घर भेज दिया गया और इस खबर के कारण आदर्श लंबे समय तक विजयनगर में हंसी का पात्र बन गया। अपने विशाल निवास को छोड़कर आदर्श सीधे शहर के हर्बल बाजार में गया। ये वो स्थान था जहां सभी प्रकार की कीमती औषधीय जड़ी बूटियां बेची जाती थी। अब उसे जो करना था वो बाजार की स्थिति को समझना था। सड़क पर बहुत सारे लोग थे और जब उन्होंने आदर्श को देखा तो वे खुद को इशारा करने और उसकी पीठ पीछे बात करने से नहीं रोक सके। लेकिन आदर्श को इसकी आदत हो चुकी थी। लेकिन साथ ही वो अंदर से बेबस होकर मुस्कुराता था। उसके अपने पिता ने पूरे बर्बर सीमा पर दुश्मनों को रोके रखा था। उन्हें पूरे साम्राज्य की रक्षा का काम सौंपा गया था। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? उसके परिवार की मां और बेटे की जोड़ी को शहर में बदमाशी और तिरस्कार सहना पड़ा और आदर्श को लगभग पीट पीट कर मार डाला गया। इसे बदला कैसे माना जा सकता है? जिन लोगों की रक्षा उसके पिता कर रहे थे वही उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे। ये उसका बदला था। आदर्श ने अपनी गति बढ़ा दी। हालांकि उसे ऐसी घूर घूर कर देखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो अक्सर थोड़ा उदास महसूस करता था। लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे, तुम आदर्श हो? मैंने सुना है कि तुम्हें इतना पीटा गया था कि तुम अपनी मां को भी नहीं पहचान पाए। फिर तुम इतने स्वस्थ कैसे हो कि बाजार में घूमने चले आए? आदर्श के सामने एक 16 साल का लड़का खड़ा था जो भड़। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कीले कपड़े पहने हुए था और उसके साथ 2 अंगरक्षक थे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये लड़का भी एक नवाबी खानदान चंदेल खानदान का वंशज था। उसका नाम नरेश चंदेल था। हालांकि उच्च वर्ग में उसका ओहदा ऊंचा नहीं था और उसकी हैसियत भी उतनी अच्छी नहीं थी। आखिर हिरण्यमय साम्राज्य में नवाबी खानदान और हैसियत का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ताकत ही सबसे ज्यादा मायने रखती थी। नरेश सड़क के बीचों बीच खड़ा था और अगर आदर्श को पार करना था तो उसे उसके बीच से होकर गुजरना पड़ता। अगर वो पहले वाला आदर्श होता तो वो मुंह फेर कर चला जाता, लेकिन आज का आदर्श नरेश की तरफ देखकर सिर हिलाता और आह भरता। लोग कहते हैं कि अच्छे व्यवहार वाले कुत्ते भी रास्ता नहीं रोकते। लगता है कि तुम तो कुत्ते के बराबर भी नहीं हो। आदर्श, लगता है कि तुम पिछली बार का सिखाया हुआ सबक भूल गए हो। अगर तुम्हें फिर से अपनी जान की भीख मांगने तक लड़ना है तो चलो युद्ध के मैदान में लड़ते हैं। नरेश के चेहरे के भाव बदल गए और उसने उसे एक बार फिर ताना मारा। इसीलिए तो मैंने कहा था कि तुम कुत्ते हो, तुम तो बकवास करते हो। आदर्श ने सिर हिलाया। वो इस तरह के व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे दूसरे काम निपटाने थे, इसलिए वो उसके पास से चला गया। आदर्श, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। नरेश ज्यादा देर तक अपना धैर्य नहीं रख सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा डरपोक रहने वाला आदर्श वास्तव में इतना जिद्दी व्यवहार करेगा कि वो उसे अनदेखा करने की हिम्मत करेगा। उसने आदर्श का रास्ता रोकने के लिए अपनी बाहें फैला दी। आदर्श ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, एक लड़का उसके पास आया और नरेश से बोला, नरेश, तुम में इतनी हिम्मत है कि ऐसा कर सको? तुम कौन होते हो मेरे भाई को धमकाने की हिम्मत करने वाले? जो लड़का आया वो 18 साल का बहुत लंबा लड़का था। वो खास तौर पर लंबा था, 7 फुट लंबा, उन दोनों से 1 फुट से भी ज्यादा लंबा और बहुत ही डरावना शरीर वाला। शिवम, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। बेहतर है कि तुम बीच में न पड़ो। जब नरेश ने शिवम को देखा तो वो कमजोर होने के बावजूद सिर्फ सख्त होने का दिखावा कर सकता था। शिवम भी नवाबी खानदान शुक्ल खानदान से था। शिवम उच्च वर्ग में लगभग उसके बराबर ही था, लेकिन शिवम बहुत शक्तिशाली था
और कुंडलिनी मंडल के 8वें चरण का एक मजबूत योद्धा था, जबकि नरेश कुंडलिनी मंडल के 3रे चरण का योद्धा था। इसके अलावा शिवम में जनजात ताकत थी, जिसका मतलब था कि उसके बराबर ताकत वाले लोगों में से केवल कुछ ही उससे मुकाबला कर सकते थे। इसलिए नरेश ने शिवम से भिड़ने की हिम्मत नहीं की। भाई आदर्श, मैंने सुना है कि उस कमीने ललितेश ने तुम्हें पीटा है, क्यों ना मैं तुम्हारा गुस्सा निकालने में तुम्हारी मदद करूं? शिवम ने आदर्श की ओर देखा और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। आदर्श ने अपने सामने खड़े विशाल शरीर को देखा और उसके दिल में थोड़ी गर्मी महसूस की। विजयनगर में शिवम ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसे अपना दोस्त मानता था। नहीं, धन्यवाद। मेरी दुश्मनी ऐसी चीज है जिसका बदला मैं खुद लूंगा। बस इसकी चिंता मत करो। आदर्श ने धीरे से हंसते हुए शिवम का कंधा थपथपाया। जब शिवम ने आदर्श को यह कहते सुना, उसे लगा कि शायद आदर्श को अपनी छवि की चिंता है, इसलिए उसने ये मुद्दा फिर नहीं उठाया। आओ, मेरे साथ घूमने चलो, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा और वो शिवम को घुमाने ले जाने लगा। जब नरेश ने देखा कि उन दोनों ने उसकी अनदेखी की है, तो वो गुस्से में गाली देने से खुद को रोक नहीं सका। आदर्श, कमीने, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। वे अभी कुछ कदम ही चले थे कि नरेश ने ये कहा और उनके कदम रुक गए। आदर्श की आंखों में एक मजबूत ठंडी हत्या की मंशा चमक उठी और उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। क्या तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? आदर्श की आवाज बेहद ठंडी थी। उसके मुंह से निकला हर शब्द बर्फ के टुकड़े की तरह था, जो लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। नरेश खुद को कांपने से रोक नहीं सका। न जाने क्यों उसे लगा कि आज का नियम कुछ अलग है, पर उसकी बात पहले ही कही जा चुकी थी। इसलिए अगर वो अब अपनी बात से पलटता तो पूरे विजयनगर में उसकी हंसी का पात्र बन जाता। इसके अलावा वो पहले भी आदर्श को कई बार परेशान कर चुका था, इसलिए उन अनुभवों के साथ उसने अपने दिल में उठ रहे डर को नजरअंदाज कर दिया। बुरा नहीं, क्या तुम लड़ाई स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? नरेश ने ऊंची आवाज में मजाक किया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ दाव लगाना चाहता हूं। आदर्श ने कुछ पल सोचने के बाद कहा। जुआ? हाँ, तुम्हारा सूर्यवंशी परिवार अपना पेट भी नहीं भर पाता, तुम क्या जुआ खेलोगे? तुम अपने परिवार की दौलत इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मेरे गुलाम बनोगे? नरेश ने ठंडे लहजे में मजाक किया। हालांकि उसने ये नहीं देखा कि आदर्श के मुंह के कोने पर एक तंग मुस्कान थी, जो कुछ छिपे हुए इरादे दिखा रही थी। शिवम, क्या तुम मुझे अपनी तलवार उधार दे सकते हो? आदर्श ने पूछा। हाँ, ले लो। शिवम को तलवार देने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, पर फिर भी उसने तलवार दे दी। आदर्श ने सिर हिलाया और मन ही मन इस उपकार को याद किया। नरेश की ओर देखते हुए उसने कहा, ये युद्ध तलवार उच्च गुणवत्ता की नहीं है, पर फिर भी इसकी कीमत 8000 स्वर्ण मुद्राएं। आज के लिए मैं इसे 5000 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर मानूंगा। अगर तुम जीत गए तो तलवार ले सकते हो, पर अगर हार गए तो तुम्हें मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। शर्त स्वीकार करो। नरेश का दिल कांप उठा। शिवम की तलवार उच्च गुणवत्ता वाली धातु से बनी थी और एक कुशल कारीगर द्वारा बनाई गई थी। इसकी कीमत कम से कम 8000 मुद्राएं रही होंगी। आज इस मूर्ख आदर्श ने वास्तव में ऐसी चीज को जुए में इस्तेमाल करने का फैसला किया था। नरेश तो बहुत पहले ही मन हंसने लगा था। उसने एक बार फिर मजाक करते हुए कहा, कौन जानता है, अगर कोई हार गया तो क्या वो शर्त से पीछे हट जाएगा? चिंता मत करो, मैं शिवम शुक्ला इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। शिवम ने शांत मुस्कान के साथ अपनी स्वीकृति दी। तो चलो, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए युद्ध के मैदान में चलते हैं। अगर आज मैं तुम्हें नहीं हरा पाया तो मेरा नाम नरेश चंदेल नहीं रहेगा। नरेश बहुत उत्साहित हुआ और पूरे जोश के साथ बोला। आदर्श का चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा था। नरेश ललितेश का एक अनुचर था, इसलिए आदर्श ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन दिनों
वे हमेशा उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। ये किस तरह की छिपी हुई साजिश थी? हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस तरह की साजिश है, सच्चाई हमेशा एक दिन सामने आती है। आदर्श सीधे शहर के बाहर युद्ध के मैदान में चला गया। आप क्या साजिश कर रहे हैं? मैच में क्या होगा? 9 दिव्य निशान महादेव तकनीक का रहस्य क्या है?